Friends, very good morning, and I back again with a topic called the indemnity and guarantee. Previously I discussed with you a topic from section 124 to section 140, and in this lecture I will cover from the section 141 to section 147. So without wasting any much more time, just proceed with the topic. So फ्रेंड्स, सेक्शन 141 से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और 147 तक मैं इसे कंप्लीट करूंगा और यहीं पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सेक्शन 141 ये क्लेरिफाई करता है कि अगर कोई भी जो क्रेडिटर है, ओके, जो आपका लेनदार है, उसने अगर आपके प्रिंसिपल डेटर से कोई सिक्योरिटी ली है, जैसे कि बैंक लेता है नॉर्मल केसेस में, अगर वो लोन ग्रांट करता है तो वो आपके ज़मीन के, आपके मकान के कागजात अपने पास रख लेता है और आपको लोन एडवांस कर देता है। तो इसी टाइप की अगर कुछ भी सिक्योरिटी लेनदार ने, क्रेडिटर ने आपके प्रिंसिपल डेटर देनदार से ली है और इसकी नॉलेज चाहे श्योरिटी को हो चाहे श्योरिटी को ना हो, लेकिन श्योरिटी का यहाँ पे राइट बनता है कि श्योरिटी इस सिक्योरिटी का बेनिफिट ले सकता है अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए, ओके। और अगर आपका लेनदार मींस क्रेडिटर इस सिक्योरिटी को लॉस कर देता है या इस सिक्योरिटी के पार्ट विद कर देता है या कुछ और इसका यूटिलाइजेशन कर लेता है, ओके, तो यहाँ पे जितना वो इस तरीके से काम करता है लेनदार सिक्योरिटी के साथ, चाहे वो खो देता हो, पार्ट विद कर देता हो या अन्य यूटिलाइजेशन कर देता हो, वहाँ तक आपका सिक्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ये मेरा सेक्शन 141 क्लेरिफाई करता है। सेक्शन 142 बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की। अगर कोई भी गारंटी क्रेडिटर ने, लेनदार ने ऑब्टेंड करी है, किससे? श्योरिटी से, ओके, बाय द यूजिंग टूल कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करके उसने श्योरिटी से गारंटी ऑब्टेंड करी है, तो ऐसी गारंटी इनवैलिड है, ओके, क्योंकि ऐसी गारंटी जो मिस रिप्रेजेंट किया है आपने और प्रॉपर फैक्ट्स को आपने सामने नहीं रखा है और उस बेस पे आपने गारंटी ले ली है किसी भी व्यक्ति से, तो ये गारंटी इनवैलिड है और इसमें श्योरिटी बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा। नाउ कम टू सेक्शन 143। 143 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी गारंटी लाइक वाइज सेक्शन 142 उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई थी एंड 143 में कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके ली जा रही है, तो अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके कोई भी गारंटी ऑब्टेन करता है आपका लेनदार, आपका क्रेडिटर, किससे? श्योरिटी से, तो दिस मच ऑफ गारंटी गोइंग टू बी इनवैलिड, ये इनवैलिड हो जाएगी और इसका कोई भी लायबिलिटी जो है वो श्योरिटी के ऊपर नहीं आएगा, श्योरिटी इससे प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द सेक्शन 144। अब सपोज़ करिए 144 क्या बताता है, क्लेरिफाई करता है कि अगर आपका श्योरिटी ने कोई भी आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है क्रेडिटर को, लेनदार को, ओके, लेकिन उसने कंडीशन रख दी है कि आप इस सिक्योरिटी पर एक्ट तब तक नहीं करोगे जब तक कि मेरा सहभागी को श्योरिटी मेरे साथ ज्वाइन नहीं कर लेता, ओके। हो सकता है कि दो लोगों ने मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी हो और अभी दूसरा ऐड ऑन ना हुआ हो, दूसरा साथ में ना जुड़ा हो, तो वो बोल सकता है ऐसे लेनदार से कि आप तब तक इस पर कोई भी एक्ट नहीं करोगे, इस सिक्योरिटी पर कोई भी एक्ट नहीं करोगे जब तक कि मेरा सहभागी मेरे साथ जुड़ नहीं जाता, को सिक्योरिटी मेरे साथ ऐड ऑन नहीं हो जाता। और अगर ऐसा को सिक्योरिटी मेरे साथ ऐड ऑन नहीं होता है तो इस केस में ये सिक्योरिटी इनवैलिड हो जाएगी, ओके। नाउ कम्स टू सेक्शन 145। 145 बोलता है इम्प्लाइड प्रॉमिस। अब ये बात करता है कि जो भी मेरा श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के लिए, देनदार के लिए जो भी एक्ट करता है, जो भी पेमेंट करता है, परफॉर्मेंस करता है, तो ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि इन सारे पेमेंट्स का, इन सारे ड्यूटीज़ का, परफॉर्मेंस का वो उसे रिवर्ट बैक करेगा। किसको? श्योरिटी को। भाई आप ऐसे समझो, ए श्योरिटी है, बी देनदार है और सी लेनदार है। श्योरिटी ने सी से बोला, ए ने सी से बोला कि अगर बी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करता है तो इस केस में जितना भी अमाउंट उसके द्वारा पेबल होना था लेकिन इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं किया, मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सपोज़ करो 10,000 बी ने सी से लिए थे, मतलब देनदार ने लेनदार से, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से 10,000 रुपीज़ लिए थे, लेकिन वो फेल हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया। तो इस केस में जो ए है, जो श्योरिटी है, वो इसका पेमेंट सी को कर देगा
और ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि इस 10,000 का पेमेंट बी देनदार अब अपनी श्योरिटी को करेगा क्योंकि वो इसके लिए बाउंड है। ओके, तो ये सेक्शन 144 क्लियरिफाई करता है। तो सेक्शन 141 टू सेक्शन 145 क्लियर आउट करता है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नाउ कम्स टू सेक्शन 146। अब 146 आपका ये प्रोवाइड करता है कि जो भी पेमेंट, जो भी लायबिलिटी होगी को-श्योरिटीज़ के बीच में, वो उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके और डिस्चार्ज करेंगे। ओके, सपोज़ करिए कि दो को-श्योरिटीज़ हैं ए एंड बी और उन्होंने सी को गारंटी दी है। यहाँ पे चार पार्टी आप ले लो, ए बी सी और डी। ए बी आपकी श्योरिटीज़ है, बी आपका प्रिंसिपल डेटर मींस देनदार है एंड डी आपका लेनदार है। तो ए और बी ने अगर ये गारंटी दी है डी को कि हम अगर डिफ़ॉल्ट करता है बी ऑन द मेकिंग ऑफ पेमेंट तो हम लायबिलिटी लेते हैं, हम ये लायबिलिटी उठाते हैं कि हम पेमेंट वो आपको कर देंगे। ओके, आपको लॉस हम नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे ए और बी कोई श्योरिटीज़ हैं, भले ही उन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया हो क्रेडिटर के साथ, लेनदार के साथ फॉर द पेमेंट, और भले ही उनको ये जानकारी ना हो कि इसमें कोई श्योरिटीज़ भी है। ओके, मतलब ए को ना मालूम हो कि बी भी इसमें श्योरिटी है और बी को ना मालूम हो कि इसमें ए भी श्योरिटी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो भी वो दोनों लायबिलिटी उठा रहे हैं ए और बी पेमेंट के लिए डी को ऑन बिहाफ ऑफ सी, वो डेप्ट सेम होनी चाहिए, मतलब वो देनदारी एक होनी चाहिए, मतलब एक लोन होना चाहिए, एक ड्यूटी होनी चाहिए। मतलब अगर सी को 10,000 रुपीज़ डी को देना था तो उसी 10,000 के लिए ए बी लायबल सिक्योरिटी देगा और बी भी सिक्योरिटी देगा। मतलब चाहे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे वो लायबिलिटी उठाएं, चाहे वो एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जो लोन होगा, जो डेप्ट होगा, वो सेम होना चाहिए फॉर द पर्पज़ ऑफ लायबिलिटी पेमेंट ऑफ मनी। ओके, तो ये सेक्शन मेरा 146 बोलता है, क्लेरिफाई करता है। नाउ कम्स टू सेक्शन 147। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक से दो श्योरिटीज़ हो गई, दो से तीन श्योरिटीज़ हो गई, तीन श्योरिटीज़ हो गई और उन्होंने ये प्रॉमिस करा हुआ है, उन्होंने ये लेनदार को ये प्रॉमिस करा हुआ है कि इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट हम पेमेंट आपको करेंगे। अगर देनदार मींस प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है आपका पेमेंट करने में तो हम उस चीज़ का पेमेंट कर देंगे। अब वो तीनों आपस में एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो, उनको ये भी ना मालूम हो कि सब ने अपना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेनदार के साथ किया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मैंने आपको 146 में बताया कि जो एसेंशियल पॉइंट वो ये है कि डेप्ट एक होना चाहिए, चाहे कोई श्योरिटीज़ 100 हो जाएँ, 100 हो जाए, लेकिन डेप्ट एक होना चाहिए, ड्यूटी एक होनी चाहिए। ओके, उसके बाद सब कुछ प्रॉपर है, कोई भी इनवैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पे तीनों ने बॉन्ड जो है फर्निश किया हुआ है विद द डी, मतलब लेनदार के साथ ए बी और सी को श्योरिटीज़ ने एक बॉन्ड करा है कि मैं ए उठाएगा 2,000 तक की लायबिलिटी पेमेंट की, बी उठाएगा 3,000 तक की लायबिलिटी और सी उठाएगा 5,000 तक की लायबिलिटी। तो इन टोटल 10 हो गया और इतना ही पेमेंट प्रिंसिपल लेटर ने लेनदार से लिया हुआ है और प्रिंसिपल लेटर फेल हो जाता है, मतलब ए बी सी आपकी को-सिक्योरिटी हो गई, डी आपका प्रिंसिपल लेटर हो गया एंड ई आपका हो गया लेनदार क्रेडिटर हो गया। तो अब इस केस में अगर पेमेंट करना है हमें लेनदार को तो उन्होंने बॉन्ड फर्निश किया हुआ है, तो इस केस में आपका ए जो है वो 2,000 तक का पेमेंट कर देगा, बी 3,000 तक का पेमेंट कर देगा और सी आपका 5,000 तक का पेमेंट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से ये पेमेंट कर देंगे और लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। ओके, गारंटी का भी जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और भी कंडीशंस काफ़ी सारी आती हैं। सपोज़ करिए कि यहाँ पे पेमेंट तो 10,000 तक का ही करना था इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट में, ए की लायबिलिटी 2,000 तक की थी, बी की लायबिलिटी 7,000 तक की थी और डी की लायबिलिटी भी 7,000 तक की थी। तो 7 + 7 + 2 14 + 2 16। अब यहाँ पे 10,000 का पेमेंट हमें करना है तो ए अपना 2,000 का पेमेंट पूरा कर देगा। वेरी गुड। अब बात आती है 8,000 की। ओके, तो 16,000 में से अभी बचे हैं आपके 14,000। ओके, अब 7,000 में से बी 4,000 का पेमेंट कर देगा और 7,000 में से सी भी आपका 4,000 का पेमेंट कर देगा। ओके,
तो यहाँ पे 2000, 4000 और 4000 इट मीन्स 10,000 का पेमेंट हो गया। तो मतलब वो अपनी लिमिट तक पेमेंट कर सकते हैं और लिमिट के अंदर तक भी पेमेंट कर सकते हैं। ए की लिमिट 2000 थी, उसने पूरा 2000 उठा के पेमेंट कर दिया। बी की लिमिट 7000 थी, लेकिन वो अकेले पेमेंट क्यों करेगा, तो उसने 4000 तक का पेमेंट कर दिया। सी की लिमिट भी 7000 तक की थी, वो भी पूरा क्यों करेगा, उसने भी 4000 का पेमेंट कर दिया। लेकिन इन टोटल आपका 4 + 4 + 2 10,000 हो गया, और यहाँ पे पेमेंट 10,000 जो लायबिलिटी वो है एकम्प्लिस्ड हो गई, पूरी हो गई। तो फ्रेंड्स, ये मेरा इंडेमनिटी एंड गारंटी का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और आई प्रॉमिस टू यू ऑल that I will come very soon with a new topic called the bailment and pledge, and we will discuss you all the provisions, all sections in a very lucid manner so that everyone can understood it very easily. Till now, thank you very much, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सब तक बहुत ईजिली पहुँच जाए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।